नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 4000 डाककर्मी बिना ड्यूटी उठा रहे हैं वेतन, जांच के बाद अब होगी कार्रवाई। बिहार के प्रोफेसरों पर बिफरे विजय चौधरी, बोले मौजूदा शिक्षक ही नहीं पढ़ा रहे हैं तो नए से क्या उम्मीद। भागलपुर में घटिया तरीके से बनाई जा रही है स्मार्ट सिटी की सड़कें, एजेंसी के भुगतान पर लगेगा ग्रहण। लालू यादव की सेहत बेहतर, एम्स से मिली छुट्टी, जल्द आएंगे पटना। बिहार में भी जल्द होगा महिला गश्ती का गठन, महिला हिंसा के मामलों में आएगी कमी। बिहार सर्किल के राज्य में 8068 शाखा डाकघर हैं, लेकिन 2000 से अधिक शाखा डाकघर खुलते ही नहीं हैं, जबकि कर्मचारी पूरे माह का वेतन उठा रहे हैं। यह हाल तब है जब लॉगिन के माध्यम से डाकघरों का कामकाज होता है। यह खुलासा डाक विभाग को पिछले दिनों मिली शिकायत की हुई जांच में हुआ है। मामला सामने आने के बाद डाक विभाग के वरीय अधिकारी सख्ते में हैं। 13 जुलाई को आई शाखा डाकघर नोट लॉगिन रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई को राज्य में कुल शाखा डाकघर की संख्या 8068 है, लेकिन 2068 डाकघर के कर्मचारियों ने लॉगिन ही नहीं किया है। इस तरह देखा जाए तो लगभग 26% शाखा डाकघर खुले ही नहीं हैं। जानकारी के अनुसार एक शाखा डाकघर में 2 कर्मचारी होते हैं, एक शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल तैनात होते हैं। ऐसे में 4000 कर्मी बिना काम के वेतन उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई की रोज मॉनिटरिंग करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि विश्वविद्यालयों का यह बहाना नहीं चलेगा कि शिक्षकों की कमी है। विश्वविद्यालयों के मौजूदा शिक्षक जब पूरी क्षमता से कक्षाओं में पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो नई नियुक्तियां हो भी जाएंगी तो उसका क्या लाभ होगा। मौजूदा शिक्षकों के अध्यापन कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह बात शिक्षा विभाग के निर्देशन में प्रत्येक विश्वविद्यालय में शुरू होने वाली कार्यशालाओं की कड़ी में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबंधित पहली कार्यशाला में गुरुवार को कही। उन्होंने साफ किया है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की स्थायी तौर पर कमी को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कुलपतियों से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों के लिए एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बने जहां रोजाना किसने कितनी कक्षाएं ली है, क्या पढ़ाया गया, कितने बच्चे आए, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को रोजाना साझा की जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल में विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार विश्वविद्यालयों को दिए हैं। जिस विषय के शिक्षक कम हैं उनकी नियुक्तियां करे, इसमें दिक्कत क्या है। शिक्षकों की कमी की बात बेमानी है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार ने बताया कि बुडको का जो रोड रिस्टोरेशन का काम है उसमें अनियमितता मिली है। सैंपल की जांच लैब में हो रही है। एमडी ने कार्यपालक अभियंता को स्पष्टीकरण किया है। लैब की जांच में अगर पाया गया कि खराब गुणवत्ता है तो राशि का भुगतान एजेंसी को नहीं होगा। एमडी ने कहा कि यह हमने कार्यपालक अभियंता को बता दिया है। डीएम गुरुवार को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने शहर में निकले थे। उन्होंने कहा कि अगर गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं पाया तो एक भी पैसे का भुगतान रोड रेस्टोरेशन को लेकर बुडको नहीं करेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार आया है। लालू यादव को आज दोपहर बाद दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंतित उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के लिए यह एक सुकून देने वाली खबर है। एम्स से छुट्टी मिलने के बाद लालू प्रसाद दिल्ली स्थित अपनी बेटी निशा भारती के घर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन लालू प्रसाद यहीं रहेंगे। अगले माह तक लालू प्रसाद के पटना लौटने की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर पार्टी या परिवार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि लालू के अस्पताल से बाहर आने के बाद परिवार की ओर से जानकारी दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों पटना के आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इस दौरान उनके कमर और कंधे में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव जारी थी, जिसके बाद लालू को दिल्ली ले जाया गया। लेकिन अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है, जिसके बाद उन्हें आज एम्स से छुट्टी मिल गई है। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार जल्द ही महिला मोबाइल वैन गश्ती दल का गठन करने जा रही है। डायल 181 पर आने वाली शिकायतों का महिला गश्ती दल तुरंत समाधान करेगी। प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित विभाग के अधिकारी और महिला पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामलों का निपटारा करेंगे। सरकार की इस पहल से महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक मामलों में कमी आएगी। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने शुक्रवार को विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान
मंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों की तर्ज पर अब बिहार में भी जल्द ही मोबाइल वोमेन बैन गश्ती दल का गठन किया जाएगा। 181 पर आने वाली सभी शिकायतों पर विभाग से संबंधित पदाधिकारी एवं महिला पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले का निष्पादन करेंगे। इस समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा निगम को और सुदृढ़ बनाने हेतु हर जिला में जिला महिला विकास पदाधिकारी बनाने के साथ ही अनेकों प्रस्ताव दिए गए। मंत्री मदन साहनी ने प्राप्त सभी प्रस्तावों को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अब प्रत्येक महीने निगम एवं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से योजनाओं की समीक्षा की जाए। प्रदेश में जिला संवर्ग के औसतन 10 शिक्षक रोजाना रिटायर हो रहे हैं। पिछले 2 सालों 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक में 7000 से अधिक शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। अगर शिक्षकों की रिटायर करने की दर ऐसे ही रही तो वर्ष 2030 तक के पहले सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो जिला संवर्ग के शिक्षक अगले 4-5 साल में ही सेवा मुक्त हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में मात्र 89,000 स्थायी शिक्षक ही रह गए हैं। यह अभी अगले 10 साल के पहले रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी नियोजित शिक्षकों के कंधे पर आ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जिला संवर्ग के सभी पद मरणशील घोषित किए जा चुके हैं। इन पदों पर इस संवर्ग के सभी पदों पर दोबारा नियुक्तियां नहीं होंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार की शाम खूब जश्न मना। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और खूब गुलाल उड़ाए। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आकर गोलंबर तक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा के नेतृत्व में जुलूस खासकर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज की महिला एवं पुरुषों ने अपनी पारंपरिक नृत्य के माध्यम से खुशी का इजहार किया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि श्रीमती मुर्मू की जीत महिलाओं एवं खासकर आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। देश के इतिहास में पहली बार समाज के सबसे निचले पायदान आदिवासी समाज से आने वाली महिला महामहिम की कुर्सी पर विराजमान होने जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। बिहार में डीएलएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कराई जाने वाली इस परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अब 22 जुलाई 2022 तक secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 24 जुलाई होगी। बिहार डीएलएड में नामांकन के लिए 27 जून को फॉर्म आया था, जिसे भरने की आखिरी तारीख 17 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड 25 जुलाई को जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड में संशोधन के लिए 28 जुलाई तक का वक्त होगा। वहीं इसकी परीक्षा अगस्त महीने में प्रस्तावित है, परंतु अभी तक परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने 8 से 15 अगस्त तक सुबह में हर घर झंडा का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान न सिर्फ सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहरेगा, बल्कि गांव-गांव में हर घर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसको लेकर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को नोडल बनाते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी सरकारी विभागों में वितरण के लिए सहकारिता विभाग के बुनकर और जीविका दीदियां झंडा तैयार करेंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग के बुनकरों को 8,000 और जीविका दीदियों को 12,000 झंडों के निर्माण का टास्क मिला है। अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्तरां का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गांधी घाट पटना में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्तरां शुरू किया गया था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आने से सुरक्षा दृष्टिकोण से 2017 से यह बंद है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक कंबल तनुज ने कहा कि इसके मरम्मत का काम
काम दोबारा से शुरू किया गया है और अक्टूबर से इसे दोबारा लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निविदा को सफल बनाने में देश के सभी तटीय शहरों और तटीय राज्यों के सभी प्रमुख शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था, जिसमें संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना का चयन किया गया है। चयनित एजेंसी को पीपीपी मोड के तहत 15 वर्षों के लिए लीज पर संचालन के लिए दिया गया है। पटना जू में आने वाले विजिटर्स को यहाँ के वन्य प्राणियों और पेड़ों की जानकारी अब स्मार्टफोन से भी मिल सकेगी। जू प्रशासन की ओर से वन्य प्राणियों को बाड़ी और महत्वपूर्ण पेड़ों पर बार कोड लगाए जाएंगे। यहाँ आने वाले दर्शक उस कोड को अपने मोबाइल में स्कैन कर वन्य प्राणी और पेड़ों की पूरी जानकारी ले सकेंगे। पटना जू में पहली बार यह सुविधा विजिटर्स के लिए बहाल की जा रही है।